कल रात ही से हारिस ने फैसल नामी किसी शख्स से, जो हाल ही में इराकी सफारत खाने में आया था, दोस्ती करने और इसकी आमद का मकसद जानने के लिए कहा था। फ़हीमा ने जान लिया था कि हारिस भी अब इन लोगों के इशारों पर बंदर की तरह नाचने लगा है। शायद इसने इसराइल से मुकम्मल ताउन का इरादा कर लिया था। हारिस ने इसे ऐसी खबास्तों का आदी कर दिया था कि अब फ़हीमा के लिए ज़िंदगी में कोई दूसरा रास्ता बाकी ही नहीं बचा था। उस रोज़ सुबह ही फैसल से इसके ऑफिस में टकरा गई। इसका तारुफ फैसल के साथ पहले यहाँ से मौजूद सफारतकार ने एक आंख दबाकर करवाया था। बगदाद की किसी मॉडर्न लड़की से जो मेडिकल की आला तालीम हासिल कर रही हो, दोस्ती का तसव्वुर ही फैसल के लिए खुशाइन था। इसने इसी रोज़ शाम को फ़हीमा को एक होटल में डिनर पर बुला लिया, जहां दोनों एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ होते चले गए। मोसाद की तरफ से समझाए गए मंसूबे के मुताबिक इसने 2-3 मुलाकातों में ही फैसल को अपनी सहूनियत दुश्मन होने का यकीन दिला दिया था। बेचारा इंटेलिजेंस का ऑफिसर यही समझने लगा था कि इसका राब्ता एक ज़बरदस्त कौम परस्त मुहिब्बे वतन इराकी लड़की से पड़ा है, जिसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि वह किसी न किसी तरह इसराइल को तबाह कर दे। मोसाद बड़े सबल से फल खाने पर यकीन रखती थी। इन लोगों ने फ़हीमा को कभी एक हद से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। 1.5-2 माह की मुस्तकिल और भरपूर मुलाकातों के बाद फैसल को एहसास होने लगा था कि वो फ़हीमा को एतमाद में लेकर अपने मुल्क के लिए काम करने पर आमादा कर सकता है। आखिर वो दुख्तर इराक थी जो अपने मुल्क को मिल्लत के लिए जान तक देने को तैयार रहती थी। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर इसने एक रोज़ फ़हीमा को एतमाद में ले ही लिया था। तुम्हें इल्म है, इन यहूदियों ने हमारा एटमी प्लांट तबाह कर दिया था, लेकिन सदर सद्दाम का यज़म है कि वो इसराइल को नीस्तो नाबूद करके ही दम लेंगे। बैनुल अक़वामी हालात तुम्हारे सामने है। यहूदियों ने सारी दुनिया को, ख़ुसूसन मगरबी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। किसी की जुर्रत नहीं है कि इनकी ज़्यादतियों के खिलाफ ज़ुबान भी खोल सके। हमारे अरब साथियों को तुम जानती हो, ये लोग ऐशो इशरत में डूबे अपनी आवाम का खून निचोड़ कर मगरिब को पिला रहे हैं। बेगैरत और कौम फरोश लोग हैं ये। इनसे हमें ना माजी में कुछ खैर की तवक्का थी, ना मुस्तकबिल में इन पर तकिया किया जा सकता है। बहुत सोच विचार के बाद सदर सद्दाम हुसैन ने फैसला किया है कि हम पहले चोरी छुपे अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, जदीद तरीन तबाहकुन एटमी और केमियाई हथियार तैयार करेंगे, और जब इस काबिल हो जाएं कि इसराइल से बदला ले सकें तो तमाम मुसलहतें बालाए ताक रखकर इसराइल पर हमला कर देंगे। सदर को उम्मीद है कि इसराइल के खिलाफ इराकी हमले में सारा आलमे इस्लाम इनका साथ देगा। सिवाय बेगैरत हुक्मरानों के दुनिया का कोई सा वो मुसलमान है जो इसराइल की तबाही का ख्वाहा न रहा हो। यही सोचकर हमने ये मंसूबा तैयार किया है, और मेरी लंदन आमद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम एक खसूसी तोप तैयार करने में कामयाब हो गए हैं, जिसके लिए अहम पुर्जा जात यहाँ से हासिल करने के लिए लंदन आया हूँ, और इंशाअल्लाह हासिल करके ही वापस जाऊँगा। आप मुझे हर कदम पर अपने साथ पाएंगे। अपने अजीम सदर के हुक्म पर जान देना मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। मेरी जान भी इस अजीम मकसद में चली जाए तो कुछ परवाह नहीं है। आप हुक्म दीजिए, मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे। फ़हीमा ने मक्कारी से कहा, वक़्त आने पर ज़रूर तुम्हें मादरे वतन की खिदमत के लिए पुकारा जाएगा। फ़िलहाल तुम खामोशी से सूरत हाल का जायज़ा लेती रहो। तुम्हारा आना जाना चूँकि लंदन की ऊँची सोसाइटी में है, मुमकिन है तुम्हें कोई काम का आदमी मिल जाए। हमें हर कीमत पर यह सामान चाहिए। फैसल ने इसे सरगोशी में समझाया। आज मुझे सामान की फहरिस्त दे दीजिए और बताइए कि इसका हसूल कहाँ से मुमकिन है। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हासिल करके रहूँगी। ठीक है, फ़िलहाल तुम ये 3 चीज़ें हासिल करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक फहरिस्त देता हूँ जिसमें इनके तैयार कुनंदगान के नाम और एड्रेस लिखे हैं। यह कहकर इसने अपनी मेज़ की दराज से एक कागज़ का पुर्जा निकाल कर इसे थमा दिया था। इसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखना। कोशिश करो तुम्हें ये सब कुछ ज़बानी याद हो जाए, और इस कागज़ को जला दो। इसने फ़हीमा को समझाते हुए कहा, मुतमईन रहिए, ऐसा ही होगा। फ़हीमा ने इसे इत्मीनान दिलाया। इसी रोज़ ये इतलात फ़हीमा के ज़रिए मोसाद को मुंतकिल हो गई थी। फ़हीमा की ये इतला मोसाद के लिए नेमत गैर मुतरकबा साबित हुई थी। इसराइल को पाकिस्तान के बाद जिस इस्लामी मुल्क से सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा था वो इराक था। इराक की तरफ से इसराइल की तबाही के खुफिया मंसूबे का इल्म मोसाद को हो चुका था, और अब यहूदी लॉबी बैनुल अक़वामी प्रेस में अपनी मासूमियत और इराक की बहमियत का रोना रोने जा रही थी, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई ड्रामा ज़रूर करना था। हालात ने इस घिनौने खेल के लिए राह हमवार कर दी थी। अब मोसाद को लंदन में इराक की कोई ख़तरनाक साजिश पकड़नी थी, ताकि दुनिया को बावर कराया जा सके कि अगर इराक ने मतलूबा असला तैयार कर लिया तो वो सारी दुनिया को इसराइल समेत नीस्तो नाबूद करके रख देगा। इराक इंटेलिजेंस के होनहार ऑफिसर फैसल के गिर्द मोसाद ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था।
मोसाद की हमेशा से यही हिकमत अमली रही है कि कभी दुश्मन पर कच्चा हाथ न डाला जाए। वो अपने शिकार के गिर्द पहले बड़ी मेहनत से लेकिन बहुत मजबूत जाल बुनते थे, जिसमें से शिकार के बच निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर होते थे। इसके बाद खुद साख्ता सबूत इकट्ठे किए जाते थे और आखिर में भरपूर हमला। अमूमन ये हमला इसी मुल्क की पुलिस के जरिए करवाया जाता जहां मोसाद का शिकार सरगर्म अमल होता था। मोसाद एक मकामी पुलिस की मदद करती थी, इसके लिए सबूत इकट्ठे करके इसे मुलजिम का पता बता देती थी, जिसके बाद फिर सारी दुनिया को तमाशा दिखाया जाता था। फैसल के खिलाफ भी यही कुछ होना था। फ़हीमा से मुलाकात के बाद फ़ौरन ही फैसल ने बगदाद में इसके ख़ानदान और इन लोगों से मुतल्लिक तमाम तफसीलात तलब कर ली थी। इसे इल्म हुआ था कि ये लोग आज़ाद ख्याल और जिनस ज़दा ज़रूर हैं, लेकिन बहसीयत पार्टी के जानिसार और सदर सद्दाम हुसैन के वफादार हैं और पार्टी के ख्याल के लिए इस ख़ानदान की खिदमत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये इतलात इसके इत्मीनान के लिए काफ़ी थी। इसके बाद ही इसने फ़हीमा को एतमाद में लिया था, लेकिन इस रोज़ जब वो फ़हीमा से इंतहाई अहम और राजदाराना गुफ्तगू करके वापस लौटा तो इसकी छठी हिस्स ने इसे एहसास दिलाया था कि जैसे इसने कोई गलत काम कर लिया हो। फैसल को अपनी छठी हिस्स पर बहुत एतमाद था। इसने ज़िंदगी में मुतअद्दिद मरतबा इंतहाई नाजुक मौके पर भी अपनी खुदादाद सलाहियत के बलबूते पर खुद को आने वाले ख़तरात से बचाया था। फ़हीमा की तरफ से गो के ये ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था जिसकी वजह से इस पर शक किया जा सकता। बगदाद में इसकी घराने की अच्छी शोहरत थी, लेकिन न जाने क्यों इसे एक बेचैनी सी लगी हुई थी। रात देर गए तक वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बिलाखिर एक फैसले पर पहुंचकर मुतमईन हो गया। इसने अपने तौर पर फ़हीमा की निगरानी का फैसला कर लिया था। दूसरे रोज़ फैसल ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ इराकी सफारत खाने ही से किया था। इसने फ़हीमा के दोस्तों पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। वो देख रहा था कि इसके साथ हर हफ्ते एक नया चेहरा सफारत खाने में आ रहा था। ये लोग कौन थे, कहाँ से आते थे, कहाँ के रहने वाले थे। जब इन तीनों सवालात के जवाबात एक एक करके फैसल को मिले तो इसका माथा ठनका, वो घबरा गया। फैसल के लिए ये इतला चौंका देने वाली थी कि फ़हीमा ने शादी कर ली है और हारिस नामी किसी नौजवान के साथ रहती है। अबू अहमद ने लंदन में मौजूद अपने दोस्तों के ज़रिए ये इतला भी हासिल कर ली थी कि हारिस का आना जाना इसराइली कौंसलेट में बहुत ज़्यादा है। फिर ये बात इनके इल्म में आ गई कि हारिस इसराइल का बाशिंदा है और ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ बरतानिया में मुकीम है। किसी शख्स के मुतल्लिक सिर्फ इस बात का इल्म हो जाना कि वो इसराइल का शहरी है और इसके खसूसी मरासम अरब ममालिक की किसी लड़की के साथ हैं तो इस बात का सबूत था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। फैसल को इन इत्तलाआत ने चकरा कर रख दिया था। PLO में इसके दोस्त साये की तरह हारिस और फ़हीमा से चिपक गए थे। इनकी तरफ से हर रोज़ कोई ना कोई परेशान कुन खबर फैसल को मिल जाती थी, खसूसन फ़हीमा का। जिन लोगों से मेल जोल था इनमें ज़्यादातर यहूदी थे। धोखा बिलाखिर इसके जहन ने फैसला दे दिया। फ़हीमा ने अपने मुल्क से गद्दारी की थी, लेकिन वो कहाँ तक मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा बन चुकी थी ये जानने के लिए फिलवक्त इसे धोखे में रखना ज़रूरी था। फैसल ने सबसे पहले फ़हीमा के साथ अक्सर आने वाले मेहमानों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। इस काम के लिए बरतानिया में कई प्राइवेट सुराग रसां इदारे मौजूद थे जो मुआवजे पर ऐसा काम कर दिया करते थे। सिर्फ 3 आदमियों की मुसलसल निगरानी ने ही इनकी आंखें खोल कर रख दी थी। तीनों किसी न किसी तरह मोसाद से वाबस्ता थे। अब इन्हें हारिस की असलियत का पता लगाना था, जिसके बाद ही वो किसी फैसले पर पहुंच सकते थे। अबू अहमद ने अपने खसूसी ज़राए से इस बात का पता लगा लिया था कि दोनों की शादी कम अज़ कम बरतानिया में नहीं हुई थी। यह खबर तो फैसल की उसान पर बम बनकर फटी कि फ़हीमा ने खुफिया तौर पर इसराइल का दौरा भी कर लिया है और हारिस का ताल्लुक मोसाद से है। दोनों इतलात इसे बरतानिया के इस खसूसी प्राइवेट सुराग रसां इदारे से बहम पहुँचाई गई थी जो खतीर मुआवजे पर गैर मुल्की सफारत खाने के लिए काम करता था। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। फैसल ने यह सारा काम इंतहाई सब्र और मुस्तकिल मजाजी से किया था, क्योंकि इसके रवैये में आने वाली मामूली तब्दीली का भी मोसाद के एजेंट बहुत सख्ती से नोटिस लेते हैं। इस दरमियान इराक में फ़हीमा के ख़ानदान के गिर्द इंटेलिजेंस का घेरा बहुत तंग हो गया था, लेकिन इस तरफ से कोई भी मुश्तबा बात या हरकत इराकी इंटेलिजेंस को नहीं दिखाई गई थी। अपने मखसूस तरीक़ा तफ्तीश के मुताबिक इराकी इंटेलिजेंस ने अपने ही लोगों को मोसाद के भेस में फ़हीमा के बाप और भाइयों से टकराया था ताकि उन्हें वतन से गद्दारी पर राज़ी कर सके, लेकिन तीनों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये इस बात का सबूत था कि इनके हाथ बिल्कुल साफ थे। इसके बाद इराकी इंटेलिजेंस ने अपने तौर पर इस बात का सबूत भी हासिल कर लिया कि इसके ख़ानदान के किसी फ़र्द को तो फ़हीमा की शादी का इल्म ही नहीं है। इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि इनकी बेटी गद्दार हो गई है।
वो सिर्फ ये जानते थे कि फ़हीमा मेडिकल की आला तालीम हासिल करने लंदन गई है और 3 साल से वहीं क़याम पजीर है। इराकी हुकूमत की तरफ से फैसल को ग्रीन सिग्नल मिल गया था कि वो जिस तरह मुनासिब समझे इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उस रोज़ जब फ़हीमा को टेलीफोन पर अपनी वालदा के करीबुल मर्ग होने की अचानक खबर मिली तो वो हैरान रह गई। परेशानी से ज़्यादा हैरानगी का गलबा इस पर तारी था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक इसकी वालदा को दिल का दौरा पड़ कैसे गया। हालांकि वो शानदार सेहत की मालिक थी। ये फ़ोन इसे अपार्टमेंट पर आया था। इसने सफारत खाने और अपने लवाहिकीन को भी अपना यही फ़ोन नंबर और एड्रेस दिया हुआ था और हफ्ते में 2-3 रोज़ वहाँ ज़रूर गुजारती थी। उस रोज़ भी वो अपने अपार्टमेंट पर ही मौजूद थी जब अचानक बगदाद से ऑपरेटर ने इसके लिए कॉल की खबर दी थी। टेलीफोन की घंटी बजने पर फ़ोन मलिहा ने उठाया था और फ़हीमा को परेशान देखकर सबसे पहले इसने फ़हीमा की परेशानी का सबब दरियाफ्त किया था। मलिहा लंदन में मोसाद की सबसे मजबूत एजेंट थी। इस फ़ोन कॉल को सुनते ही इसका माथा ठनका। इसने दूसरे ही लम्हे अपार्टमेंट बिल्डिंग में मौजूद बोट से अपने मकामी कैटसा हारिस को इस फ़ोन की इतला दी थी। हारिस ने फिलवक़्त इसे खामोशी इख्तियार करने और बिल्कुल नॉर्मल रहने के लिए कहा था। शाम को वो मामूल के मुताबिक फ़हीमा से मिलने आया। खैरियत, इसने फ़हीमा के परेशान चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। फ़हीमा ने बड़ी परेशानी के आलम में अपनी वालदा की बीमारी की इतला दी और बताया था कि सफारत खाने की तरफ से इसे इसी नौइयत का फ़ोन आया है। इसके साथ ही इसे कहा गया है कि वो अपना प्रोग्राम बताए जिसके मुताबिक इसके लिए जहाज़ में सीट का बंदोबस्त कर लिया जाए। वो तो बात है। हारिस ने मामलात को कदरे समझते हुए कहा। तुम्हारा क्या मशवरा है? फ़हीमा ने इससे पूछा। तुम्हारा क्या इरादा है? इस सवाल का जवाब हारिस ने सवाल की शक्ल में दिया था। मैं चंद दिनों के लिए बगदाद हुआ हूँ। फ़हीमा ने अपना इरादा जाहिर किया। मेरा मशवरा ये है कि अभी तुम कोई फ़ैसला न करो। मेरा मतलब तो अब तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ तो ये बात है। फ़हीमा ने इस तरह इस बात में सर हिलाया जैसे इसे हारिस की बात का मतलब वाकई समझ आ गया हो। हमें इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि कहीं इन लोगों को तुम पर शक तो नहीं हो गया और वो तुम्हें बहाने से इराक बुलाकर गिरफ्तार तो नहीं करना चाहते। हारिस ने कहा। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? जिन लोगों के लिए तुम काम कर रही हो इनके लिए इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हारिस ने बड़े एतमाद से कहा। दोनों बातें करते अपने घर तक पहुंच गए थे। हारिस ने इस दरमियान अंदाज़ा लगा लिया था कि 2 कारें सुबह से इसका ताक़ुब कर रही हैं। इस एहसास के बाद कि फ़हीमा पर इराकियों को शक हो सकता है वो चौकन्ना हो गया था। इसने बतौर ख़ास अपने गर्दोपेश का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। यूँ तो मोसाद के लिए फ़हीमा को ख़तरनाक समझने को इतना ही सबूत काफ़ी था कि इसकी निगरानी की जा रही थी। लेकिन इसी शाम उन्होंने बगदाद में अपने एजेंटों से इस बात का पता भी चला लिया था कि फ़हीमा की माँ की बीमारी का ड्रामा रचाया गया है और वो बिल्कुल रूबसेहत है। अगले रोज़ शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी। मोसाद ने जान लिया था कि इनकी एजेंट को इराकियों ने पहचान लिया है। अब 2 ही सूरतें थीं। इराकी सफारत खाने के लोग किसी न किसी जाल में फंसा कर अगर इसे वापस ले गए तो मोसाद के कई खुफिया चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। दूसरी सूरत में इराकी इसे मार देते। लेकिन इराकी ही क्यों ये काम करे? ये खुशगवार फरीज़ा मोसाद ही क्यों ना अंजाम दे? आखिर वो एक अरसे से इनकी खिदमत कर रही थी और इस खिदमत का बेहतरीन मुआवजा मौत से बढ़कर क्या हो सकता है? इससे पहले कि बरतानवी इंटेलिजेंस या प्राइवेट एजेंसी को हकाइक का इल्म हो इसे मार डालो। मोसाद के एजेंट हारिस ने जो फ़हीमा का जाली शोहर बना हुआ था अपनी बीवी के हक में खुद ही फैसला सुना दिया। ये काम तुम करोगे? इसने मीटिंग में मौजूद डेविड की तरफ इशारा करते हुए कहा था। ओके, डेविड ने इसी तरह सर हिलाया जैसे ये इसके लिए मामूली बात रही हो। मोसाद फ़ौरन फैसला करने और इस पर अमल करने के कायल थे। फ़हीमा ने हारिस के सामने जिद लगा रखी थी कि वो एक मरतबा सफारत खाने जाकर अपने तौर पर हालात जानने की कोशिश करेगी। ऐन मुमकिन था कि वो ऐसा कर गुजरती। शायद इतनी हरामकारी के बावजूद इसके स्याह दिल के किसी कोने में भी अभी अपनी माँ की मोहब्बत जिंदा थी। मैं इसे एलिंग वाले सेफ हाउस में ले आता हूँ, तुम बंदोबस्त कर लो, इसने उठते हुए डेविड से कहा। थोड़ी देर बाद वो अपने काली शान बंगले की तरफ जा रहा था। फ़हीमा को इसने यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुँचने की हिदायत की थी और इस बात की तलकीन की थी कि वो अपने ताकुब में आने वालों को डॉज देकर वहाँ तक पहुँचे। अपने ताकुब में आने वालों को डॉज देने की अहलियत इसमें थी। मोसाद अपने किसी भी एजेंट को इस फन में ताक कर देती है। बंगले के दरवाजे से बाहर निकलकर इसने ताज़ा हवा में सांस लेने के अंदाज में चारों तरफ नजरें दौड़ाई और आहिस्ता आहिस्ता नज़दीकी बस स्टॉप की तरफ चलना शुरू कर दिया। फ़हीमा इस दौरान अपने ताकुब में आने वाले इस लंबे तड़ंगे अंग्रेज़ को बखूबी पहचान चुकी थी।
इसे इल्म था कि इस बस स्टॉप पर बस के पहुंचने का वक्त क्या है। मुतअद्दिद मरतबा वो शाम को इस वक्त इस बस के जरिए C&W स्टोर तक जा चुकी थी। 2-4 गलियों के चक्कर देकर जब इसे यकीन हो गया कि ये शख्स इसका ताकुब कर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी घड़ी की तरफ देखती हुई नज़दीकी बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। लंबा आदमी इसके और अपने दरमियान खासा फासला रखकर इसका ताकुब कर रहा था और बड़ी होशियारी से बस स्टॉप से चंद कदम दूर ही रुक गया था। इसे रुकते देखकर ताकुब में आने वाला भी रुक गया और मुंह फेर कर दूसरी तरफ ट्रैफिक का जायजा लेने लगा। जैसे ही कतार में लगी आखिरी औरत भी बस में सवार हुई तो अचानक भागकर फ़हीमा बस पर चढ़ गई और इसके अंदर दाखिल होते ही बस का दरवाज़ा बंद हो गया और बस चल दी। बस की खिड़की से इसने बड़ी परेशानी के आलम में इस लंबे आदमी को इसी तरफ भागते देखा। शायद वो भी बस में सवार होना चाहता था। अचानक ही वो अपना रुख बदल कर इस तरफ भागा जहाँ सड़क के किनारे कारें पार्क की गई थी। मोड़ मुड़ती बस से फ़हीमा ने आखिरी नज़ारा यही किया था कि लंबा आदमी किसी कार वाले को इशारे से बस का ताकुब करने को कह रहा था। इस दरमियान बस मोड़ काट चुकी थी। जैसे ही अगला स्टॉप आया गो इसने टिकट किसी और जगह का खरीदा था। वो बस से नीचे उतरकर तेजी से सड़क अबूर करके दूसरी तरफ चली गई। बस की रवानगी के फौरन बाद ही इसने एक तेज रफ्तार नीली कार को इस तरफ आते देखा था जिसकी अगली सीट पर ड्राइवर के साथ वही लंबा अंग्रेज बैठा था। फ़हीमा ने इत्मीनान का सांस लिया। नज़दीकी स्टैंड से टैक्सी लेकर वो C&W स्टोर पर पहुंच गई जहां हारिस ने इससे मिलना था। हारिस अपने घर में इस तरह दाखिल हुआ था कि निगरानी पर मौजूद हर शख्स को अच्छी तरह नजर आ सके। अंदर दाखिल होने पर इसने कमरे की लाइट भी जला दी थी जिसकी एक खिड़की से रोशनी बाहर छीनकर जा रही थी और इस बात का एहसास होता था कि घर में कोई मौजूद है। अंदर दाखिल होकर इसने इत्मीनान से अपने कपड़े तब्दील किए और ऊपर के दांतों के दरमियान एक मखसूस स्प्रिंग फंसाने के बाद अब वो मुकम्मल बदला हुआ आदमी नजर आ रहा था। अपने बंगले के पिछवाड़े की तरफ जाते हुए इसे इत्मीनान था कि इस तरफ कोई नहीं देख सकता। मोसाद ने यह बंगला खास तौर से इसी मकसद के लिए खरीदा था और अगर कभी इमरजेंसी में इससे निकलना पड़ा तो निकल जा सके। बंगले के पिछवाड़े बने बाग में चलता वो लकड़ी की एक बाड़ तक आ गया था जिसे अबूर करके वो एक तंग सी गली में पहुंच सकता था। ये बरसाती नाले का रास्ता था जिस तरफ कोई शाज़ो नादर ही आता था। इत्मीनान से चलता वो नाले के साथ साथ सफ़र करता बंगले से काफ़ी दूर निकल आया था। यहाँ एक टेलीबूथ फ़ोन पर इसने एक टैक्सी मंगवाई और थोड़ी देर बाद ही वो C&W स्टोर पर पहुँच गया था। हारिस को अपनी तरफ आते देखकर फ़हीमा बेकरारी से इसकी तरफ बढ़ी और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी देर बाद वो एक और कार जो पहले से इनके लिए यहाँ पार्क की गई थी लंदन के मज़ाफ़ाती इलाके एलिंग की तरफ जा रहे थे। मैंने तुम्हारे दोस्तों से दरख्वास्त की थी कि बगदाद में तुम्हारे घर के हालात मालूम करें। अब हम इनकी तरफ जा रहे हैं ताकि वाक़यात की असलियत का पता लगाया जा सके। इसने फ़हीमा के इस सफ़ार पर बताया था। फ़हीमा के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वो हारिस को वाकई अपना खावन समझने लगी थी और संजीदगी से दूसरे गैर इखलाकी आदात जो इसके ज़मीर में दाखिल हो चुकी थी छोड़ने का सोच रही थी। एलिंग के जिस नवाई इलाके में वो लोग पहुँचे ये कदरे वीरान था। यहाँ आबादी तो थी मगर मकानात एक दूसरे से फासले पर दरख्तों के झुंड में बनाए गए थे। शायद ये अमीर तरीन इलाका था क्योंकि ऐसे मकानात जो एक दूसरे से फासले पर तामीर किए जाएं उमरा और रुअसा ही के होते हैं। गाड़ी हारिस ने जहाँ पार्क की थी वहाँ से मुतल्लिका मकानों का फासला 2 फरलॉन्ग से कम नहीं था। फ़हीमा ने यही अंदाज़ा लगाया था कि हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र इसने गाड़ी दूसरे ब्लॉक में पार्क की है क्योंकि इराकी सफारत खाने को इस पर शक हो गया था और इसकी निगरानी की जा रही थी। इसलिए ऐन मुमकिन था कि इनका ताकुब किया गया हो। इसी खदशे को पेश नज़र रखते हुए हारिस ने गाड़ी यहाँ पार्क की थी ताकि अंदाज़ा किया जा सके कि कोई इनके पीछे तो नहीं आ रहा। जिस दरवाजे पर उन्होंने एक घंटी बजाकर दस्तक दी थी इसके ऊपर एक खुफिया कैमरा नस्ब था जो यहाँ आने वालों की तस्वीर अंदर मौजूद टेलीविज़न की स्क्रीन पर मुंतकिल कर रहा था। इसके बाद ही दरवाज़ा खोला जाता। मोसाद का यह आर्जी बंदोबस्त था जो वो हंगामी हालात में करते थे। दरवाज़ा डेविड ने खोला था। इसने दोनों का इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया था। तीनों जिस कमरे में पहुंचे वहाँ 2 और दरिंदे पहले से मौजूद थे। दोनों फ़हीमा के लिए अजनबी थे लेकिन इसकी आंखों में नाचती वहशत और चेहरों से टपकती खूनख्वारी पहली ही नज़र में इनकी दरिंदगी पर दलालत करती दिखाई देती थी। डेविड ने सबको कॉफ़ी पेश की थी। अब हमें काम की बात कर लेनी चाहिए, हारिस ने कॉफ़ी का कप रखते हुए कहा। हाँ हमारे पास वक्त बहुत कम है, डेविड बोला। मैं समझी नहीं, फ़हीमा ने हैरानी से पूछा। जल्दी समझ जाओगी मेरी जान, हम तुम्हें समझाने के लिए ही तो यहाँ लाए हैं। डेविड ने इसकी तरफ देखकर बेहुदा सा इशारा किया।
फ़हीमा, इन लोगों ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ये राय कायम की है कि तुम्हारे लिए अब इराक जाना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। हारिस ने बात शुरू की। तुम्हारे वालिदैन जो बाइज़्ज़त पार्टी के सरगर्म रुकन हैं वहीं तुम्हें मार डालेंगे। अगर उन्होंने ना मारा तो इराकी इंटेलिजेंस तुम्हारे खूबसूरत जिस्म की एक एक बोटी कर डालेंगे। पहले वो तुमसे हमारे मुतल्लिक मालूमात हासिल करेंगे, इसके बाद तुम्हें कुतिया की मौत मार डालेंगे। फ़हीमा की आवाज़ कुएं की गहराई से आती महसूस हो रही थी। इसकी रीढ़ की हड्डी में मुंजमद कर देने वाली एक सर्द सी लहर दौड़ रही थी और ओसान खता होने लगे थे। हमने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया है कि तुम दोनों अब यहाँ से इसराइल मुंतकिल हो जाओ, क्योंकि इराकियों ने फ़लस्तीनी गोरीलों को तुम्हारे ताक़ुब में लगा दिया है। अगर तुमने लंदन में सियासी पनाह लेने की कोशिश भी की तो ये लोग हर कीमत पर तुम्हें मार डालेंगे। तुम जानते हो इससे पहले भी ऐसे 2-3 वाक़यात यहाँ गुजर चुके हैं। ये लोग अपने गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करते। इस मरतबा दोनों दरिंदों में से एक ने इसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिला दिया था। फ़हीमा ये तो जानती थी कि ये लोग सच कह रहे हैं। वाकई इसने जिस तरह अपने वतन से गद्दारी करके और मोसाद के हाथों में खिलौना बनकर मादरे वतन की इज्जत को दाव पर लगाया था, इसके बाद इराकी इंटेलिजेंस इसे ज़रूर मार देती। इसे इस बात का इल्म था कि इसके वालिदैन इराक के साथ गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकते, और अगर इन्हें इस बात का इल्म हो जाए कि इसने इसराइल के किसी यहूदी के साथ शादी कर ली है तो वो खुद इसे मार डालेंगे। मुझे फिर क्या करना चाहिए? इसने खौफज़दा आंखें हारिस के चेहरे पर जमाते हुए पूछा। इनकी बात मान लो, इसके सिवा कोई चारा नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ इसराइल मुंतकिल हो जाता हूँ। हारिस ने इत्मीनान से मशवरा दिया। हमने एक मंसूबा बना लिया है। फ़हीमा को एक ख़त लिखना होगा जिससे ये साबित होगा कि इसने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि इस पर वतन से गद्दारी का शक किया जा रहा है और ये इल्ज़ाम इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, डेविड ने कहा। इस तरह तुम्हारे वालिदैन की इज्जत भी महफूज रहेगी। कम अज़ कम इनको बगदाद में तो कोई ताना जनी नहीं करेगा, और हम यहाँ से अचानक गायब हो जाएंगे तो इराकी मुतमईन हो जाएंगे। पहले मोसाद के लोग तुम्हें इसराइल पहुँचा देंगे और 3 माह के बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस दरमियान इराकियों को इत्मीनान हो जाएगा कि तुमने वाकई खुदकुशी कर ली है। 3 महीने बाद वो मेरा पीछा छोड़ देंगे। फ़हीमा, ज़्यादा सोचो नहीं, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। मैं वादा करता हूँ कि जब भी मुमकिन हुआ तुम्हारे वालिदैन तक तुम्हारी खैरियत की इत्तला ज़रूर पहुँचा दूँगा, और अगर वाकई वो तुम्हें मिलना चाहेंगे तो मुलाकात भी ज़रूर हो जाएगी। फ़िलवक्त ये ज़रूरी है। बाकी बात हारिस ने मुकम्मल कर दी। 15-20 मिनट बाद हवास बाख्ता फ़हीमा ने इनकी ख्वाहिश के मुताबिक किसी जबर के बगैर अपनी मर्जी से एक ख़त अपने वालिदैन के नाम लिख दिया, जिसमें इसने खुद को बेगुनाह बताते हुए खुदकुशी की इतला दी थी और इसे अपना आखिरी ख़त करार देते हुए इस तरह लिखा था कि इसे खुद अपनी मौत का जिम्मेदार करार दिया था। इसके आवाज़ कायम रखने के लिए हारिस ने इसे विस्की के 2 पैग अपने हाथों पिलाए थे और मोसाद के मक्कार भेड़ियों ने इस बात का इत्मीनान कर लिया था कि दुनिया का कोई भी माहिर इस बात का शक नहीं कर सकता है कि यह ख़त जबरन लिखवाया गया था। ख़त अब हारिस ने डेविड के हाथ में दे दिया था। वेल्डन, इसने हारिस की तरफ तारीफ़ी नज़रों से देखते हुए कहा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फ़हीमा की आवाज़ कुछ बोझल सी हो रही थी, शायद इसे नशा होने लगा था। चली जाना मेरी जान, ज़रा सब्र करो, इतनी जल्दी भी क्या है? डेविड ने कहका लगाते हुए कहा। क्या मतलब? फ़हीमा का नशा हरन हो गया था। हैरत है, 3 साल से तुम हमारे साथ मौजूद हो और अभी तक तुम्हें इस बात का मतलब भी नहीं समझ आया। देखो अजीज़ा, ख़त तो तुमने लिख दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी लाश इन्हें ना मिली तो ड्रामे में हकीकत का रंग कैसे आएगा? मेरे ख्याल से तुम मर ही जाओ, खस कम जहाँ पाक। यूँ भी अब तुम्हें मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे दुश्मनों की नज़र में आ गई हो, जिसकी कम अज़ कम सज़ा यही हो सकती है। डेविड का एक एक लफ्ज़ हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर ज़रब लगा रहा था। हाँ फ़हीमा डियर, ये लोग ठीक ही कहते हैं, तुम मर जाओ। हारिस के मुंह से निकला ये फिक्रा भाले की तरह इसके दिल में उतर गया था। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में इसे समझ आ गई थी कि हारिस जो इसका खामन था, जो इसका महबूब था, जिसके इश्क में अंधे होकर इसने मुल्को मिल्लत का सौदा कर लिया था, अपनी निस्वानियत को इसकी मोहब्बत की भेंट चढ़ा दिया था, वही हारिस दरअसल मोसाद का मकामी एजेंट था, जिसने आज तक इसकी मासूमियत को अपनी दरिंदगी की भेंट चढ़ाए रखा। हारिस, तुम भी इसकी मुंह से बमुश्किल निकला है। हाँ हनी, अब चूंकि तुम मरने जा रही हो तो मैं तुम्हें बता ही दूं कि दरअसल मैं भी। इसने फ़हीमा का मुंह चिढ़ाते हुए कहका लगाया। इस कहके में तमाम दरिंदों ने इसका साथ दिया था। फ़हीमा को यूं महसूस होने लगा था जैसे वो अभी पागल होकर दीवारों से सर टकराने लगेगी। ये नामुमकिन है, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और तुम मुझे मार डालोगे? इसने खौफ और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा।
नहीं डार्लिंग, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम खुद मरोगी, खुदकुशी करोगी। तुम लिख चुकी हो। डेविड ने वहशी दरिंदे की तरह इसका खत इसकी आंखों के सामने लहराते हुए नाचना शुरू कर दिया। यूं लगता था जैसे इन लोगों के हाथ कोई खिलौना लग गया हो। वो सब अजियत पसंद वहशी बन गए थे। इसी आलम वहशत में दो दरिंदों ने इसे एक रस्सी से इस तरह बांध दिया था कि इसके लिए हरकत करना मुमकिन नहीं रहा था। मौत के खौफ ने मरने से पहले ही इसकी जान निकाल ली थी और इसके अंदर से उठने वाली तमाम चीखें अंदर ही अंदर दम तोड़ गई थी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो डार्लिंग, अपने महबूब शोहर के हाथों मौत के मुंह में जा रही हो। ये कहते हुए हारिस ने अपने हाथों पे दस्ताने पहनकर वहां मौजूद अलमारी से एक शीशी निकाल ली थी। इसमें पोटाशियम साइनाइड है। आज तक कोई इसका जायका नहीं बता सका। तुम तो यूं ही घबरा रही हो, हालांकि बड़ी आसानी से मर जाओगी। डार्लिंग, तुम्हें शायद इल्म नहीं कि ये लोग तुम्हें मकान के अंदर जिंदा जलाकर मार डालने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन मेरी दरख्वास्त पर तुम्हें इतनी आसान मौत मिल रही है। ये कहकर इसने कहका बुलंद किया। तमाम दरिंदे इस कहकहे में शामिल थे। मौत के फरिश्ते हारिस ने इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। बदकिस्मत फहीमा ने गर्दन हिलानी चाहिए, लेकिन दो मजबूत हाथों ने इसके मुंह को इस तरह खोल दिया था कि अब वो मुंह बंद करने की पोजीशन ही में नहीं रही थी। इसके खुले मुंह में जहर के चंद कतरे टपका दिए गए। 5 सेकंड्स के अंदर जहर ने अपना काम दिखा दिया था। दरिंदों ने इसे खोलकर बिस्तर पर लिटा दिया। जहर की शीशी इसके मुर्दा हाथ में थमाकर इसकी उंगलियों के निशानात ले लिए गए थे। उन्होंने मुकम्मल एहतमाम कर दिया था कि ये मौत खुदकुशी का रूप धार ले। ये मकान चंद रोज पहले ही मलिहा ने फहीमा के नाम पर किराए पर हासिल किया था। यहाँ के मकीनों को इतनी फुर्सत कहा कि वो इन मकानात में आने जाने वालों पर नजर रख सकें। खत इसके सिराने रखी छोटी सी मेज पर रखकर उन्होंने इस जवान मर्ग पर एक दूसरे से ताज़ियत की और अपनी मौजूदगी के तमाम निशानात मिटाकर अपनी राह ली। वापसी के लिए उन्होंने अलग अलग रास्ते इख्तियार किए थे। फैसल को इस कत्ल के आध घंटे बाद ही अबू अहमद ने इतला दे दी थी कि फहीमा को इन लोगों ने शायद मार डाला है। मोसाद ने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी दिखाई थी, लेकिन अबू अहमद के मकामी साथियों ने हारिस का कामयाब ताकुब किया था। उन्होंने हारिस के मकान के पिछले दरवाजे पर नजर रखी हुई थी और दूसरी तरफ फहीमा बज़ाहिर यही समझी थी कि इसके ताकुब में आने वालों को इसने डॉज दे दिया है, लेकिन वो अंदाज़ा न कर सकी कि बस स्टॉप के कोने में मौजूद गहरी और खूबसूरत आंखों वाली आयरिश लड़की इसके साथ ही बस में सवार हुई थी और मुतल्लिका बस स्टॉप पर इसके साथ ही उतरी थी। इसने आखिरी लम्हात तक दोनों पर नजर रखी थी। अबू अहमद के साथियों ने इसकी कामयाबी से इसका एलिंग तक गाड़ियां बदल बदल कर ताकुब किया था, जिसका अंदाज़ा मोसाद को न हो सका। इन लोगों ने अबू अहमद के अहकामात के तहत मकान से वापस जाने वालों को बड़ी होशियारी से इनके ठिकानों तक पहुंचा दिया था। बेशक वो ऐसी ही मौत के मुस्तहिक थे और यह भी अच्छा हुआ कि इसे इन्हीं लोगों के हाथों मौत नसीब हुई जिनके लिए इसने मिल्लत फरोशी का घिनौना जुर्म किया था। लेकिन इराकी कवानीन की रूह से इसे मारने वाले भी मौत के मुस्तहिक थे। अबू अहमद, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इन्हें मार डालो। किसी मरहले पर तो मोसाद को यह एहसास दिलाना होगा कि इसका मुकाबला सिटिंग डक्स यानी बैठी हुई बतखों से नहीं है, बल्कि गयूर और जिंदा मुसलमानों से है। कोई तो उन्हें इनकी अपनी ज़ुबान में जवाब दे, फैसल ने अबू अहमद से कहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।